नमस्कार, मैं डॉक्टर रूपा मंगलानी, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में। हमारा आज का टॉपिक है राजनीतिक व्यवस्था। तो ये राजनीति विज्ञान के फर्स्ट ईयर का सेकेंड यूनिट का टॉपिक है और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें अक्सर बड़े और छोटे सवाल आते हैं। तो आइए जानते हैं राजनीतिक व्यवस्था क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है, डेविड ईस्टन ने राजनीतिक व्यवस्था के बारे में क्या कहा है। इन सब टॉपिक्स को कवर करते हुए इस नए टॉपिक को शुरू करते हैं। तो राजनीतिक व्यवस्था को समझने से पहले हमें ये जानना होगा कि राजनीतिक व्यवस्था की धारणा का महत्व क्या है। तो महत्व ये है कि राजनीतिक व्यवस्था की धारणा जो है वो आधुनिक राजनीति विज्ञान का एक प्रतीक है। राजनीति विज्ञान में हम जानते हैं कि जब आधुनिक राजनीति विज्ञान आया तो वो यथार्थवाद के ज़्यादा करीब था और आधुनिक राजनीति विज्ञान में कुछ अन्य तत्वों पर भी बल दिया गया। परंपरागत राजनीति विज्ञान में केवल राज्य और सरकार का अध्ययन किया जाता था, जबकि आधुनिक राजनीति विज्ञान का जो मुख्य बल था वो राजनीतिक व्यवस्था के अध्ययन पर था और ये व्यापक पद्धति थी। राजनीतिक व्यवस्था की धारणा का महत्व इस रूप में है कि राजनीति विज्ञान के ग्रंथों में राजनीतिक तंत्र या राजनीतिक व्यवस्था शब्द का प्रयोग दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और राजनीति विज्ञान के अध्ययन के मुख्य विषय राज्य तथा वे राजनीतिक संस्थाएं थी जो राज्य के कानून द्वारा स्थापित और नियंत्रित समझे जाते थे। उनकी जगह अब राजनीति को संचालित करने वाली औपचारिक और अनौपचारिक संस्थाओं, जिनको सामूहिक रूप से राजनीतिक व्यवस्था कहा जाता है, वो अधिक महत्वपूर्ण हो गई। तो राजनीतिक व्यवस्था या पॉलिटिकल सिस्टम की संकल्पना इस उद्देश्य की पूर्ति करती है और ये शब्द अधिक उपयुक्त माना गया है और आधुनिक राजनीति विज्ञान में इसका ज़्यादा प्रचलन है। तो राजनीतिक व्यवस्था क्या है, इसको समझने के लिए ये ज़रूरी कि पहले हम ये समझें कि व्यवस्था क्या है। तो व्यवस्था शब्द जो है भौतिक विज्ञान से लिया गया है। भौतिक विज्ञानों के अंतर्गत व्यवस्था का अर्थ सुपरिभाषित और अंतर क्रियाओं के समूह से है जिसकी सीमाएं निश्चित की जा सकती हैं और जिसे बताया जा सकता है। एक शाब्दिक परिभाषा के अनुसार व्यवस्था का अर्थ है जटिल संबंधित वस्तुओं का समग्र समूह, विधि, संगठन, पद्धति के निश्चित सिद्धांत तथा वर्गीकरण का सिद्धांत। इन अर्थों में महत्वपूर्ण शब्द है संबंधित, संगठित और संगठन। तो ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। व्यवस्था के 3 गुण होते हैं। व्यापकता का अर्थ है व्यवस्था के अंतर्गत हम सभी प्रकार की क्रियाओं को शामिल करते हैं। दूसरे शब्दों में हम व्यवस्था के अंतर्गत न केवल उन अंगों को शामिल करते हैं जो विधि पर आधारित हैं, जैसे विधानमंडल, कार्यपालिका, वरन समस्त संचालकों को उसके राजनीतिक रूप में भी शामिल करते हैं, जैसे जाति, धर्म और परिवार। दूसरी विशेषता है अन्योन आश्रिता। अन्योन आश्रिता का अर्थ है जब व्यवस्था के एक अंग के गुणों में परिवर्तन आता है तो उसका प्रभाव अन्य इकाइयों पर भी पड़ता है। उदाहरण के लिए मानव शरीर एक व्यवस्था है। जब शरीर के किसी एक भाग में पीड़ा होती है तो उसका प्रभाव संपूर्ण शरीर पर पड़ता है। तीसरी बात है सीमाएं। सीमाओं से हमारा तात्पर्य है कि प्रत्येक व्यवस्था किसी एक बिंदु से प्रारंभ होती है तथा एक किसी निश्चित स्थान पर आकर उसका अंत हो जाता है। दूसरे शब्दों में ऐसा बिंदु जहां पर अन्य व्यवस्थाओं की परिधि समाप्त होती है तो वो राजनीतिक व्यवस्था की परिधि से आरंभ होती है, उसे हम राजनीतिक व्यवस्था की सीमा कहते हैं। तो समाज स्वयं एक व्यवस्था है जिसका निर्माण राजनीतिक व्यवस्था के अतिरिक्त अन्य व्यवस्थाओं जैसे आर्थिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, धार्मिक और वैधिक व्यवस्थाओं से होता है और ये सभी व्यवस्थाएं एक दूसरे को प्रभावित करती रहती हैं। राजनीतिक व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अलग और पूर्ण नहीं है। व्यक्ति का राजनीतिक आचरण न केवल उसके राजनीतिक मूल्यों अथवा प्रतिमानों से प्रभावित होता है, वरन रक्त संबंध, धार्मिक संबंध, आर्थिक क्रियाओं तथा सांस्कृतिक उपलब्धियों से भी प्रभावित होता है। तो राजनीति विज्ञान का जनक अरस्तु इस निष्कर्ष पर पहुंचा था कि राजनीतिक संगठन अन्य संगठनों से इस रूप में भिन्न है क्योंकि सत्ता और नियम विद्यमान रहते हैं, जबकि अन्य संगठनों में इसका अभाव पाया जाता है। आधुनिक विचारक लासवेल ने भी राजनीतिक क्रिया उस क्रिया को मानता है जो शक्ति के परिप्रेक्ष्य में है। तो इस प्रकार जो है राजनीतिक व्यवस्था केवल राजनीतिक संस्थाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि उसमें जाति, समूह, चर्च, व्यावसायिक संगठन ये भी शामिल किए जाते हैं और प्रत्येक संगठन का एक पहलू होता है। राजनीतिक व्यवस्था की परिभाषाओं को देखें तो रॉबर्ट डहल के अनुसार व्यवस्था मानव संबंधों का वह चिरस्थायी ढांचा है जिसके अंतर्गत शक्ति, नियम और सत्ता महत्वपूर्ण मात्रा में अंतर्गत हो। डेविड ईस्टन के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था के 3 संगठक हैं। पहला, राजनीतिक व्यवस्था नीतियों के माध्यम से मूल्यों का आवंटन करती है। दूसरा,
इसका आवंटन प्राधिकारिक होता है और तीसरा, इसका आधिकारिक आवंटन समाज पर भार रूप से लागू होता है। तो आमंड और पावल ने भी राजनीतिक व्यवस्था का अर्थ स्पष्ट करते हुए लिखा है कि राजनीतिक व्यवस्था से इसके अंगों की अंतर्निर्भरता और उसके पर्यावरण में किसी न किसी प्रकार की सीमा का बोध होता है। तो इस प्रकार आमंड ये भी कहते हैं कि राजनीतिक व्यवस्थाओं की अंतर्निर्भरता को स्पष्ट करते हुए वो आगे लिखते हैं कि पारस्परिक निर्भरता से हमारा आशय यह है कि व्यवस्था के किसी एक अंग या गुणों में परिवर्तन होने पर उसमें सभी अंग और संपूर्ण व्यवस्था प्रभावित होती है। तो संक्षेप में, राजनीतिक व्यवस्था समाज में व्यवस्था बनाए रखने और मांगों के रूपांतरण की एक व्यवस्था है तथा इसके अंतर्गत शक्ति, नियम और सत्ता महत्वपूर्ण मात्रा में अंतर्गत होते हैं। तो राजनीतिक व्यवस्था की परिभाषाओं को रॉबर्ट डहल ने, डेविड ईस्टन ने और आमंड और पावेल ने प्रतिपादित किया है। राजनीतिक व्यवस्था की विशेषताओं को देखने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि राजनीतिक व्यवस्था की धारणा जो है वो राज्य और शासन की धारणा की तुलना में अधिक व्यापक और गतिशील है। राजनीतिक व्यवस्था शब्द का प्रयोग हम जिन संदर्भों में करते हैं वो प्राचीन काल में राज्य, शासन और राष्ट्र शब्दों का उसमें प्रयोग किया जाता था। इस नवीन शब्दावली में नामकरण का भेद तो है ही, इसके साथ ही इसमें कुछ अधिक अर्थ भी निहित है। यह नवीन शब्दावली राजनीतिक विषय वस्तु पर एक नवीन दृष्टिकोण से प्रभाव डालती है। इसमें पुरानी बातों के लिए कुछ नए नाम निहित हैं और कुछ नए शब्दों का प्रयोग उन गतिविधियों और प्रक्रियाओं को व्यक्त करने के लिए किया जाता है जिन्हें पहले राजनीति के अंगों अथवा पहलुओं के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं थी। आमंड और पावेल ये लिखते हैं कि राज्य, शासन और राष्ट्र जैसे पुराने शब्द वैधानिक और संस्थागत अर्थों से सीमित हैं और हमारा ध्यान संस्थाओं के एक विशेष समूह की ओर आकर्षित करते हैं जो सामान्यतः आधुनिक पश्चिमी समाजों में पाई जाती है। लेकिन ये अध्ययन निश्चित रूप से अपूर्ण है। पहली बात तो गैर पाश्चात्य देशों की राजनीतिक संस्थाएं पाश्चात्य देशों में आधारभूत रूप से भिन्न हैं, लेकिन उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी पश्चिमी देशों की संस्थाएं। इसके अतिरिक्त सभी समाजों में औपचारिक सरकारी संस्थाओं की भूमिका का निर्धारण अनौपचारिक समुदायों, राजनीतिक दृष्टिकोणों और विविध प्रकार के अंतर्व्यक्तिक संबंधों से होता है। अतः सभी प्रकार के समाजों में उपलब्ध राजनीतिक विषय सामग्री का विवेचन करने की दृष्टि से राजनीति विज्ञान को वास्तव में प्रभावशाली बनाना है तो हमें विश्लेषण के एक अधिक व्यापक ढांचे की आवश्यकता है और ये ढांचा व्यवस्था विश्लेषण का है। आज के समय में राजनीतिक व्यवस्था की धारणा का अधिकाधिक प्रचलन होता जा रहा है क्योंकि यह हमारा ध्यान एक समाज की सभी राजनीतिक गतिविधियों की ओर आकर्षित करती है। तो राजनीतिक व्यवस्था जो है वो अधिक व्यापक है, राज्य और शासन की तुलना में व्यापक है। आमंड और पावेल जो परिभाषा देते हैं उससे भी ये स्पष्ट होता है। आमंड और पावेल का कहना है कि राजनीतिक व्यवस्था का संबंध केवल शक्ति और हिंसा की बाध्यता से नहीं है वरन सामाजिक जीवन के अन्य तत्वों से भी इसका संबंध रखा जाता है। इसके साथ ही राजनीतिक व्यवस्था एकमात्र ऐसी व्यवस्था नहीं है जो नियमों का निर्माण और उन्हें लागू करती है, वरन इसकी विशेषता यह है कि इसके कानून लोगों पर आज्ञा पालन के लिए दबाव डालते हैं। राजनीतिक व्यवस्था राज्य और शासन की तुलना में राजनीतिक जीवन का एक व्यापक और इसके साथ ही वास्तविक अध्ययन है। राज्य और शासन शब्दों में जहाँ राजनीतिक जीवन के औपचारिक वैधानिक अध्ययन पर बल दिया जाता है वहाँ राजनीतिक व्यवस्था की धारणा के अंतर्गत इस औपचारिक वैधानिक अध्ययन की तह में जाकर राजनीति की वास्तविकताओं का ज्ञान प्राप्त करने की चेष्टा की जाती है। तो राजनीतिक व्यवस्था की धारणा राज्य और शासन की तुलना में न केवल व्यापक है बल्कि गतिशील भी है। इसके अंतर्गत निरंतर परिवर्तित होने वाले राजनीतिक और सभ्यत गैर राजनीतिक जीवन का अध्ययन किया जाता है। तो राजनीतिक व्यवस्था की अगर हम विशेषताओं को देखें तो ये विशेषताएं इस प्रकार सामने आती हैं। पहली बात, राजनीतिक संरचनाओं की समानता। सभी राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक संरचनाएं पाई जाती है। इन संरचनाओं की परस्पर तुलना की जा सकती है। इन संरचनाओं में अंतर केवल विशिष्टीकरण का होता है। जहाँ तक कार्यों की सर्वव्यापकता का सवाल है, सभी राजनीतिक व्यवस्थाओं में जो है वो समान कार्य किए जाते हैं। संरचना के आधार पर राजनीतिक व्यवस्था की तुलना करने पर हम सही परिणाम नहीं पाते हैं। हम संरचना की अपेक्षा कार्यों को अधिक महत्व देना चाहिए। हित समूह के संगठन और सदस्यता की अपेक्षा यह जानना अधिक उपयुक्त होगा कि हितों को कैसे स्पष्ट किया जाता है, कौन से संगठन इस कार्य में भाग लेते हैं, और किस प्रकार हितों को स्पष्ट करते हैं।
जहाँ तक राजनीतिक संरचनाओं की समानता का सवाल है, तो सभी राजनीतिक संरचनाओं में समानता पाई जाती है। तो हम आपस में तुलना कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि भारत की राज व्यवस्था ब्रिटेन की राज व्यवस्था में क्या समानताएं हैं या कौन सी असमानताएं हैं। तो इस प्रकार समानताओं और असमानताओं के आधार पर तुलना की जा सकती है। दूसरी बात, कार्यों की सर्वव्यापकता के आधार पर भी देखा जा सकता है कि सभी राजनीतिक व्यवस्थाओं में समान काम किए जाते हैं। तो हम देख सकते हैं कि हित समूह के संगठन के द्वारा कौन से काम करने चाहिए और कौन से नहीं करने चाहिए। और तीसरी बात जो है, राजनीतिक संरचना की विविधता को देख सकते हैं। हम देख सकते हैं कि राजनीतिक संरचनाओं का हर अंग केवल एक काम नहीं करता, बहुत सारे काम करता है। तो विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका उसको लागू करती है और न्यायपालिका उसकी व्याख्या करती है। लेकिन वास्तव में और भी काम किए जाते हैं और कार्यों का एक हम सीमांकन नहीं कर सकते कि भाई ये काम ये संस्था ही करती है मोटे तौर पर, क्योंकि इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है। तो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच में ये देखा जा सकता है कि कौन सी संस्था क्या काम करती है। इसी तरह से राजनीतिक संरचनाओं का मिश्रित स्वरूप है। कोई भी राजनीतिक व्यवस्था विशुद्ध नहीं होती। समस्त राजनीतिक व्यवस्थाएं मिश्रित व्यवस्थाएं हैं। राजनीतिक व्यवस्था परंपरागत तथा आधुनिक दोनों ही प्रकार के विचारों और संस्थाओं का रूप होती है। राजनीतिक साधनों पर असमान स्वामित्व होता है। प्रत्येक व्यवस्था में राजनीतिक साधनों का असमान वितरण होता है। राजनीतिक साधनों से हमारा अभिप्राय उन साधनों से है जिसके द्वारा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के आचरणों को प्रभावित करता है। इस प्रकार राजनीतिक साधनों के अंतर्गत धन, सूचनाएं, बल प्रयोग या बल प्रयोग की धमकी आदि शामिल किए जा सकते हैं। राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत कुछ लोग सरकार की नीतियों और निर्णयों को प्रभावित करने के लिए अधिक प्रयत्नशील रहते हैं। शासकीय नीतियों, नियमों और निर्णयों को प्रभावित करने की क्षमता का नाम ही राजनीतिक प्रभाव है। राजनीतिक प्रभाव का असमान वितरण होता है। राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत राजनीतिक प्रभाव का असमान वितरण होता है। इसका मुख्य कारण साधनों का असमान वितरण है। कुछ व्यक्तियों के पास राजनीतिक साधन अधिक होते हैं जिनके द्वारा वे सरकार को प्रभावित कर सकते हैं। जिन शक्तियों का सरकार पर अधिक प्रभाव होता है वे उसके इस प्रभाव के द्वारा और अधिक राजनीतिक साधनों पर नियंत्रण कर सकते हैं। वैधता का अर्जन है। राजनीतिक व्यवस्था के नेता ये प्रयत्न करते हैं कि जब भी संघर्ष से निपटने के लिए सरकारी साधनों का प्रयोग किया जाए तो इन निर्णयों का जो पालन है वो जनता केवल हिंसा या दंड आदि की भावना से न करे बल्कि इस भावना से करे कि वह नैतिक रूप से सही है। तो वैधता का अर्जन भी राजनीतिक व्यवस्था की मुख्य विशेषता है। इसी तरह से विचारधारा का विकास है। सिद्धांतों के समूह को विचारधारा कहा जाता है। राजनीतिक व्यवस्था के नेता साधारणतः ऐसे स्थायी और एकीकृत सिद्धांतों के समूह को अपनाते हैं जो कि व्यवस्था में उनके नेतृत्व को स्पष्ट और उचित सिद्ध करें। नेता विचारधारा का विकास इसलिए करते हैं ताकि उनके नेतृत्व को वैधता प्राप्त हो सके अथवा वे अपने प्रभाव को प्राधिकार में परिवर्तित कर सकें। तो इस प्रकार ये राजनीतिक व्यवस्था के जो है अलग अलग विशेषताएं हैं या प्रमुख लक्षण हैं जिसके आधार पर राजनीतिक व्यवस्था की पहचान है। तो आपने जो है आज के टॉपिक में राजनीतिक व्यवस्था का अर्थ जाना, व्यवस्था क्या होता है, राजनीतिक व्यवस्था क्या होती है, इसके बारे में अलग अलग विद्वानों की दी हुई परिभाषाओं को जाना और राजनीतिक व्यवस्था की विशेषताओं को भी जाना। तो आप इस टॉपिक को तैयार कीजिए और इसी टॉपिक के क्रम में हम अगला करेंगे राजनीतिक व्यवस्था के कार्य क्या है और डेविड ईस्टन के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था क्या है। इसको करते हुए हम इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। तो आप इस टॉपिक को प्रिपेयर करें और हम जो है जब मिलेंगे तो उस पर फिर से चर्चा करेंगे। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यानपूर्वक पढ़ें और कोई दिक्कत हो तो हम इस पर जब मिलेंगे तो उस पर चर्चा करेंगे। अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। शुभकामनाएं।